गुड आफ्टरनून बच्चों। इस पार्ट में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1। ठीक है। अब बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना है तो उसमें एक सिंपल शुरुआती टॉपिक देता हूँ जिससे आइडिया आ जाएगा कि क्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ एक कंपाउंड दे रहा हूं KCl MgCl2 एंड 6H2O। नाउ दिस इज अ डबल सॉल्ट। अब सिंपल बात समझो बच्चों, डबल सॉल्ट क्यों है? तो ये दो मॉलिक्यूल मिला के बनता है। मतलब KCl एक पार्ट हुआ, एक सॉल्ट हुआ KCl, MgCl2 दूसरा सॉल्ट हुआ, तो यहाँ पे ये डबल सॉल्ट है। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कार्नेलाइट। नो इसमें और अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो दिखते ही ऐसे है, थोड़ी देर में समझ जाओगे कैसे उसको पढ़ना रहता है। K3 K4 FeCN6 ये कंपाउंड है, K4 FeCN6, और इनमें हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है। अब डबल सॉल्ट और ये अपना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नहीं तो कंपाउंड। ना दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप क्या करना है, आपको सिंपल एक बीकर लेना है और बीकर में पानी लेना है। ठीक है। अब डबल सॉल्ट तो आप समझ गए, डबल सॉल्ट मतलब क्या, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, तो दोनों के मिलके क्या हो गया? डबल सॉल्ट हो गया। अब इस डबल सॉल्ट को जब भी हम बीकर में ऐड करेंगे और सेम टाइम पे हमने ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी बीकर में ऐड करना है, तो होता क्या है, ये डबल सॉल्ट पूरा का पूरा सॉल्यूशन में आयनाइज होता है। मतलब इस लिक्विड में, इस वाटर में क्या क्या मिलेगा आपको? तो K+ मिलेगा। इफ़ यू टेस्ट दिस सॉल्यूशन फॉर प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम कैटायन यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट, Cl- मिलेगा। उसके बाद Mg2+ भी मिलेगा। उसके बाद Cl- तो वहाँ से भी मिला है, इसलिए Cl- यहाँ पे भी है KCl में और यहाँ पे भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। और फिर H2O, वाटर, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो भी तो आपको मिलेगा। तो आपने अगर देखा अच्छे से तो पूरा का पूरा जो डबल सॉल्ट था वो पूरा का पूरा ऑल इज गेटिंग व्हाट? आयोनाइज्ड। तो इंडिविजुअल कैटायंस और एनायन आपको मिल गए, किसमें? वाटर में, जब आपने उसको वाटर में ऐड किया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली यही तो डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसमें। अब मैं अगर क्लासरूम में होता था तो मैं आपको बताता था कि इतना जो पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है, इतना पार्ट, तो इतना पार्ट जो है दैट इज सिंगल पार्ट। ये जो पार्ट है वो आयनाइज नहीं होता। अब अगर इसको ऐड करोगे तो यू विल सर्टनली गेट द प्रेजेंस ऑफ K+। यहाँ पे आपको K+ वाटर में मिलेगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पार्ट है FeCN6 4-, ये पूरा का पूरा पार्ट एक एज अ एंटिटी मिलेगा आपको। ठीक है। तो बताओ डिफरेंस समझ गए कि Fe2+ मिला क्या आपको? नहीं मिला। Cn- मिला क्या? नहीं मिला। मतलब Fe और Cn में जो भी बॉन्ड है जिसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया है, दैट इज वो जब मैं पढ़ाता हूँ ऐसे, फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। मतलब क्या? Fe और Cn का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। हाँ, ये पार्ट आयनाइजेबल था, वो पार्ट चला गया। कौन सा? K4, मतलब 4 पोटेशियम आयंस थे वो चले गए, K+ मिल गया आपको। लेकिन ये एंटिटी टूटी क्या? नहीं टूटी। तो यही तो एग्जैक्ट डिफरेंस होता है किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और इसमें डबल सॉल्ट में। ठीक है। तो पहले 5 मिनट में अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट का डिफरेंस समझ गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता, जो भी पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है वो कभी आयनाइज नहीं होता। ठीक है। अब आगे जाता है। अब यहाँ पे एक बेसिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होता है, देखो यहाँ पे कोई तो मेटल होता है। ठीक है। और उसके साथ एक एंटिटी रहती है जिसको हम लिगैंड बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? तो यहाँ पे 4 होता है, नहीं तो 6 होता है। ठीक है। तो नंबर आपको बाद में समझेगा कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे 6 लेते हैं।
Ml6 और उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। अब इस एंटिटी पे अगर कुछ चार्ज आया तो यहाँ पे होगा, सपोज 2+ है, तो 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए, 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कुछ निगेटिव होता है, जैसे कि देखो ये Cl2 है सपोज, तो Cl2 मतलब क्या, तो वो पार्ट तो हो गया आपका Cl2, मतलब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कुछ तो चार्ज था, इसलिए वो यहाँ पे वैलेंसी आई। मतलब आपको समझना ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ मेटल, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा पक्का मेटल ही होगा, और पक्का वो डी ब्लॉक का मेटल होगा। किस ब्लॉक का मेटल होगा? डी ब्लॉक का मेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो एंटिटी मिली है वो क्या है? मेटल है। ठीक है, अब ये एल क्या है? तो एल इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड लिगैंड। ठीक है, अब लिगैंड क्या होता है? तो लिगैंड इज एनीथिंग, एनी मॉलिक्यूल, आयन, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, नहीं तो आयन हो सकता है, दैट कैन हैव और दैट कैन गिव इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिगैंड की डेफिनेशन क्या हुई? एनीथिंग दैट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो डोनेशन के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास होना चाहिए, और सिर्फ होने से मतलब नहीं है, वो अवेलेबल होना चाहिए। किसके लिए? डोनेशन के लिए। अब वो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है? तो वो देता है मेटल को। मतलब यहाँ पे मेटल और लिगैंड का बॉन्ड बनता है। मेटल कुछ देगा क्या? तो मेटल कुछ नहीं देगा। मेटल इज एक्चुअली व्हाट, एक तो मेटल एक कैटायन होता है, मेटल कैटायन, मतलब जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पे पहले इसमें हमें Fe2+ दिखा, फिर Fe3+ हो सकता है, कोबाल्ट 3+ हो सकता है, Mg2+, नहीं कोबाल्ट 3+ हो सकता है, Mn2+ हो सकता है, लाइक दिस। लेकिन Fe, कोबाल्ट, ये एग्जांपल याद रखो कि कोबाल्ट। ठीक है, अब कैटायन हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रल भी एटम हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रल एटम हो सकता है। लेकिन न्यूट्रल एटम में एक कंडीशन है कि आपके डी ऑर्बिटल में थोड़ा सा स्पेस होना, मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल मस्ट बी एम्प्टी। अब एक्चुअल में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन बता दूं कि मेटल होगा, हमेशा याद रखो। मेटल किसका होगा? तो डी ब्लॉक का होगा, पक्का पता रहना चाहिए। फिर डी ब्लॉक का मेटल एक तो कैटायन के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है। कैटायन के फॉर्म में मतलब Fe2+, Fe3+, CO2+, CO3+, लाइक दिस, एनी हाउ प्लस चार्ज वाले मेटल रहेंगे। और फिर डी ऑर्बिटल एम्प्टी हुई तो भी चलता है, तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी है और न्यूट्रल है तो भी वो क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। अब ये लिगैंड चीज़ क्या हुई बताओ? तो लिगैंड चीज एनीथिंग दैट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन। सपोज इसके एग्जांपल देता हूँ, आपको NH3 पता है, NH3 के नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर अवेलेबल फॉर व्हाट? डोनेशन होती है। तो यहीं पे आपको समझ जाएगा कि NH3 कैन फंक्शन एज व्हाट? लिगैंड। यहाँ पे OH- है, OH- के पास ये निगेटिव चार्ज है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अवेलेबल है डोनेशन के लिए। Cn- इज ऑल्सो कैन फंक्शन एज व्हाट? निगेटिव चार्ज लिगैंड। उसके बाद आपके पास H2 हो सकता है, H2 के ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होती है, तो दैट कैन आल्सो फंक्शन एज लिगैंड। तो एनीथिंग दैट हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर डोनेशन इज नोन एज व्हाट? लिगैंड। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ गए और डिफरेंस समझ गए, कोई भी डबल सॉल्ट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये तो डबल सॉल्ट था, लेकिन ये क्या था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट पूरा का पूरा आयनाइज हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा आयनाइज नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? तो K+ मिला, लेकिन Fe और Cn का बॉन्ड टूटा क्या? तो ये बॉन्ड नहीं टूटा। Fe कौन था अपना? मैंने बेसिक चीज़ बता दी थी कि Fe अपना मेटल हुआ जो डी ब्लॉक का होता है, और Cn अपना क्या हुआ? लिगैंड हुआ। अब उसके थोड़ा बॉन्डिंग में और घुसेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आप इतना समझ के, ये मुझे मतलब लग रहा है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट था वेरनर। ठीक है, इसको याद रखना है, वेरनर्स थियरी। अब वेरनर साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी अगर आप अच्छे से देख लोगे और अच्छे से उसको स्टडी कर लोगे तो आपको इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझना। और ये चैप्टर एकदम इजी चैप्टर है, सबसे इजी वाला चैप्टर यही है केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे वेरनर ने क्या बोला? वेरनर का फर्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट बोले थे उसने वैसे। पहला पॉइंट कि मेटल को ईच मेटल हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंस। मेटल हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंस। मेटल को 2 वैलेंस होता है। अब 2 वैलेंस होता है ऐसे उसने बोला, हम मान लेंगे इमीडिएटली, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। अब पहली टाइप की वैलेंस होती है प्राइमरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस,
फिर दूसरे टाइप की वैलेंस होती है सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है, एवरी मेटल हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस और सेकेंडरी वैलेंस। अब आपको सेकेंड पॉइंट ने वेर्नर ने बताया प्राइमरी वैलेंस के बारे में, प्राइमरी वैलेंस। अब प्राइमरी वैलेंस के बारे में उसने क्या बताया कि प्राइमरी वैलेंस आर आयोनाइजेबल। मतलब प्राइमरी वैलेंस क्या रहती है, आयोनाइज हो सकती है। आयोनाइज होना मतलब क्या, अब केसीएल कंपाउंड है, आपको केसीएल कंपाउंड अगर आपने बीकर में डाला तो के अलग हो जाता है, के प्लस, और सीएल अलग हो जाता है, सीएल माइनस। तो केसीएल कैसा है, आयनाइजेबल है। तो प्राइमरी वैलेंसी वैसे ही क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। अब प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, ये याद रखना है, करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज निगेटिव एंटिटी सेटिस्फाई करता है, निगेटिव मॉलिक्यूल सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अब ये उसने सेकंड पॉइंट में बताया किसके किसके बारे में, तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो 3 पॉइंट याद रखना है, आयनाइजेबल होती है, करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, एंड सेटिस्फाइड बाय व्हाट, निगेटिव मॉलिक्यूल, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड उसने पॉइंट बताया सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो सेकेंडरी वैलेंसी के पॉइंट अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी में उसने बताया सेकेंडरी वैलेंसी आर वैलेंसीज आर नॉट आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं रहती। ठीक है, अब वो उसके बारे में और 2 पॉइंट कि फर्स्ट तो नॉट आयनाइजेबल हुआ, दूसरा पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो इजीली थोड़ी देर बाद समझ जाओगे, लेकिन इतना याद रखना है अभी के लिए कि सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई करता है, तो आइदर निगेटिव एंटिटी, निगेटिव मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड बाय निगेटिव मॉलिक्यूल्स, नहीं तो और इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो अच्छे से ये लिख दो और समझ जाओ कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं सेटिस्फाई कर सकते। ठीक है, तो वेर्नर थ्योरी के बारे में ठीक बात बताओ। मेटल पे 2 टाइप के वैलेंसी होते हैं। ठीक है, पहला वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंड वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड सेटिस्फाइड बाय व्हाट, निगेटिव मॉलिक्यूल्स। सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयनाइजेबल, करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेटिस्फाइड बाय व्हाट, निगेटिव मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, थोड़ा आगे जाता है। यहाँ पर वेर्नर ने क्या किया, स्टडी ऑफ कोबाल्ट अमीन्स। अब ये कोबाल्ट अमीन्स मतलब क्या, तो कोबाल्ट अपना कोबाल्ट, डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का मेटल कोबाल्ट, और अमीन्स मतलब अमोनिया मतलब NH3। तो कोबाल्ट और अमीन के कुछ कॉम्प्लेक्स स्टडी किए, तो वो स्टडी जब हो जाएंगे तो आपको कोऑर्डिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोबाल्ट अमीन्स के कॉम्प्लेक्स उसने स्टडी किए, किसने, वेर्नर ने। पहला COCl3 6H2O। ठीक है, दूसरा COCl3 5H2O। अब पहले वाले का कलर था येलो, दूसरे वाले का कलर था पर्पल। ठीक है, तीसरा कोबाल्ट अमीन था COCl3 4H2O, उसका कलर था ग्रीन। अब ये कंपाउंड के कलर है, मतलब जैसे भी उसने कंपाउंड दिखे तो उनका फॉर्मूला ये था और कलर ये था।
ठीक है। तो फॉर्मूला और कलर दोनों याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा था COCl3 3NH3। ओके, मैंने ये गलती कर दी। ओके, ये कोबाल्ट अमीन कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा था, ठीक है। H2O ना लो, यहाँ पे NH3 लेते हैं, क्योंकि कोबाल्ट अमीन स्पेसिफिकली उसने स्टडी किया था। हाँ, H2O भी लेके समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी NH3 की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं। तो NH3 लिख दो, और कलर भी वही, कलर वही है, कलर में गलती नहीं है, सिर्फ मैंने लिगैंड बदल दिए थे। मुझे H2O लिगैंड ले लिया था, लेकिन लिगैंड उसने कौन सा लिया था, तो NH3 लिया था, और उसका कलर था वायलेट, ठीक। अब यहाँ पे उसने ये सारे कंपाउंड स्टडी किए, येलो, पर्पल, ग्रीन और वायलेट। अब उसने स्टडी क्या किया, तो इन सारे कंपाउंड्स को उसने AgNO3 के साथ ट्रीट किया, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड्स के पहले मैं कोऑर्डिनेशन फॉर्म में उसके ये लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन फॉर्म में ये कंपाउंड दिखेगा। कोऑर्डिनेशन फॉर्म में मतलब जैसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिखते हैं, उस फॉर्म में ये कंपाउंड कैसे दिखते हैं, देखो। CONH3 6 टाइम्स Cl3। अब आपको एक बात पक्का याद रखना है स्टडी ऑफ कोबाल्ट अमीन्स में, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कोबाल्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके रखे हैं इस कंपाउंड्स में, तो कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके रखे, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, 3+ हुई, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि NH3 जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। NH3 इज ऑलवेज व्हाट, न्यूट्रल। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो लिगैंड क्या है अपने पास, जो लिगैंड NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है। और फिर जो Cl है वो Cl क्या होगा, माइनस होगा। Cl हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कोबाल्ट 3+ है, NH3 न्यूट्रल है और Cl माइनस है। तो दूसरा वाला जो कंपाउंड था वो कैसे था, कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स Cl और बाहर 2 Cl। उसके बाद कोबाल्ट, ये तीसरा वाला है, कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स Cl2 और बाहर 1 Cl। और चौथा वाला जो कंपाउंड था वो दिख रहा था, कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स और बाहर क्या था, तो बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। अब ओके, ये गलती कर दी मैंने, लास्ट का कंपाउंड गलत लिखा है। कोबाल्ट NH3 3 टाइम्स Cl 3 टाइम्स और बाहर कुछ नहीं, ऐसा। अब देखो, सिंपल बात बोल रहा हूँ, उसने जब ये कंपाउंड स्टडी किए, येलो, पर्पल, ग्रीन और वायलेट, तो उसको ये जो कंपाउंड्स थे उनका पहले जो स्ट्रक्चर उसने लिखा था वो ऐसे था, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर उसने पहले लिखे थे, और इन स्ट्रक्चर में उसने एक रिएक्शन परफॉर्म की। रिएक्शन कैसे परफॉर्म की, तो COCl3 6H2O, मैं एक लिख के बताता हूँ। ये कंपाउंड लिया और ये 1 मोल लिया था उसने, 1 मोल, और उसको ट्रीट किया AgNO3 के साथ, और AgNO3 उसने लिया एक्सेस। अब AgNO3 के साथ जब ट्रीट किया तो उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl मिली। AgCl कैसे मिलेंगे, देखो यहाँ पे Ag+ है, AgNO3 मतलब क्या, Ag+ और NO3 माइनस, और यहाँ पे जो Cl होंगे वो माइनस होंगे, ठीक है। तो AgCl के उसको जो प्रेसिपिटेट मिले, तो पहले कंपाउंड में उसको 3 मोल AgCl मिला। कितने मोल AgCl, 3 मोल। तो ये फिर से लिख देता हूँ, 3 मोल्स AgCl मिला पहले कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड में जो उसने स्टडी किया, CONH3 5H2O, सॉरी मैंने फिर से H2O लिखा है यहाँ पे, हाउ कैन दैट बी, H2O है ही नहीं, NH3 है, ठीक है। तो दूसरा कंपाउंड लिया 5NH3 वाला, और उसको फिर से उसने ट्रीट किया AgNO3 के साथ, सिमिलर रिएक्शन है। तो उसको AgCl के मोल मिले 2 मोल्स ऑफ AgCl मिले। उसके बाद उसने तीसरा लिया COCl3 4NH3, AgCl लिया, AgNO3 लिया, AgCl मिला, उसको कितने मोल मिला, 1 मोल AgCl मिला, ठीक है। क्योंकि ये तो एक ही मोल ले रहे हैं ना हम, ये कंपाउंड एक ही मोल ले रहे हैं, AgNO3 एक्सेस में। अब चौथा उसने ट्रीट किया 3NH3, यही कंपाउंड था ना, फोर्थ वायलेट वाला, और उसको ट्रीट किया AgNO3 के साथ, तो उसको मिला AgCl का प्रेसिपिटेट ही नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखा नो PPT,
तो आपको ये समझ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पहले कंपाउंड में देखो, पहले कंपाउंड में यहाँ पे ध्यान दो, पहले कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने Cl थे? 3 Cl थे, और तीनों के तीनों Cl कहाँ थे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जो बाहर होता है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब यहाँ पे पर मोल कितने Cl बाहर जाएंगे? तो 3 माइनस, मतलब 3 Cl माइनस Cl रहेंगे। तो Ag के साथ वो चले गए तो कितने मोल्स AgCl मिला? तो 3 मोल AgCl मिला। दूसरे कंपाउंड में कितने Cl बाहर थे? देखो, एक Cl अंदर है मतलब वो आयनाइज नहीं होगा, 2 Cl बाहर है मतलब वो आयनाइज होंगे, मतलब कितने Cl मिलेंगे? 2 AgCl मिलेंगे। तीसरे इसमें एक Cl बाहर है सिर्फ, तो एक ही मिला AgCl। और चौथे इसमें तो Cl बाहर ही नहीं था, तीनों Cl अंदर थे, तो यहाँ पे क्या मिला? तो नो PPT मिला। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने ये समझाने का ट्राई किया विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम निकाल के देखते हैं। पहले कंपाउंड में, पहला कंपाउंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, CO। मैंने बोला था CO कितना प्लस है? 3 प्लस हमेशा है, तो उसने CO को अंदर रखा, तो ये कौन हुआ? आपका मेटल। ठीक है, ये पहला कंपाउंड है, इसका नाम क्या था? इसका स्ट्रक्चर क्या था? CO Cl3 6NH3, ऐसा था ना। तो उसने उसको शो करने का ट्राई किया। अब शो करने का ट्राई किया तो अंदर Cl3 प्लस लिखा है। ठीक है, बाहर उसके साथ उसने प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज अच्छे से बता दिए। कैसे बता दिए? तो प्राइमरी वैलेंसी को उसने बोला कि ऐसा लाइन का इस्तेमाल करो, और सेकेंडरी वैलेंसी को ऐसे लाइन का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को ऐसे लाइन का इस्तेमाल करना है, तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी पहले केस में थे 6, तो उसने क्या किया? एक सर्कल के बाद और एक सर्कल निकाला, लाइक दिस, लाइक दिस, और उस सर्कल में रखे NH3 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 और NH3, तो 6 NH3 हो गए, और वो अटैच किए किसके साथ? CO के साथ, विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि NH3 जो थे वो अपने कोबाल्ट के साथ कैसे बंधे थे? देखो, तो सेकेंडरी वैलेंसी से बंधे थे। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये जो स्पीयर था उसको वो बोलेगा कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब सर फिर ये Cl का क्या हुआ? तो Cl भी थे, लेकिन Cl कैसे बंधे थे कोबाल्ट के साथ? तो प्राइमरी वैलेंसी से बंधे थे। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या? ये Cl बाहर, ये भी Cl बाहर, और ये Cl भी बाहर। मतलब अब बोलो कि ये स्क्वायर ये जो सर्कल है कोऑर्डिनेशन स्पीयर, उसके आउटसाइड क्या होगा? तो उसके आउटसाइड होगा आयोनाइजेशन स्पीयर, आयोनाइजेशन स्पीयर। तो बताओ कितने Cl आयनाइजेशन स्पीयर में थे? 3 Cl आयनाइजेशन स्पीयर में थे। मतलब इसको अगर अच्छे से लिखना है आपको, आप पूरे कंपाउंड का प्लस माइनस समझ गए। प्लस माइनस कैसे है? तो CO तो क्या है? 3 प्लस, तो ये NH3 क्या है? NH3 तो न्यूट्रल है, तो 3 प्लस को किसने सेटिस्फाई किया? 3 माइनस ने सेटिस्फाई किया। इसीलिए तो इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन में ऐसे लिखते हैं, CO NH3 कितने टाइम्स? बोलो 6 टाइम्स, और ये ब्रैकेट कर देते क्लोज, और बाहर लिखते 3 Cl। तो ऐसे मतलब क्या समझे कि स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी होता है। ठीक है, और वो आयनाइजेबल नहीं होता। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होता है, और वो क्या होता है? आयनाइजेबल होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर सेकेंड कंपाउंड अगर आप समझ गए तो आपको कोऑर्डिनेशन का अच्छे से मीनिंग समझ जाएगा पूरे चैप्टर का क्या है। ठीक है, COCl3 5H2O। ठीक है, अब COCl3 5H2O है, तो इसका एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है? तो उसको कितने मोल्स ऑफ AgCl मिले थे पहले कंपाउंड में? बताओ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कितने मोल्स ऑफ AgCl? 3 मोल्स ऑफ AgCl वॉज वॉट? PPT मिले थे, मतलब प्रेसिपिटेट मिला था 3 मोल्स। अब यहाँ पे जब ऐसा होगा CO NH3 5 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से सर ने 4 बार गलती की है। अब तो ये सोचो मैं ऐसे बोल सकता हूँ मैंने जानबूझ के किया ना बच्चों, आपको समझना चाहिए इसलिए। CONH3, ठीक है, तो COCl3 5NH3। ठीक है, ये भी डॉट मिटा देते। ठीक है, अब देखो ये है ऐसा, और बीच में है Cl, बीच में है Cl, और ब्रैकेट को कर देते एनक्लोज्ड, और ब्रैकेट को एनक्लोज करने के बाद बाहर लिखते
एक 2Cl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात फिक्स है, तो अगर समझ सकते हो तो, कि ये जो था वो अपना मेटल था, मेटल, ये जो था वो क्या था, लिगैंड, ठीक है। अब ये जो थे वो क्या थे, प्राइमरी वैलेंसी। अब ये जो था वो क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक दो चीज़ें यहाँ पे बदलती नहीं है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। अब मैंने बोला था यहाँ पे कहीं तो कि सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है उसकी, तो सेकेंडरी वैलेंसी देखो ना, डॉटेड लाइन देखो कितनी है, 6 डॉटेड लाइन है, नहीं 5 हो गई क्या, सिर्फ यहाँ पे 6 डॉटेड लाइन चाहिए थी। सिक्स डॉटेड लाइन, तो वो हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब दूसरा जो कंपाउंड है उसका भी वैसे ही हम वेर्नर के फॉर्मूला से बनाते हैं, बीच में रखेंगे कोबाल्ट, यहाँ पे लिखेंगे 3+। अब ये हुआ आपका मेटल। अब बताओ यहाँ पे एक स्पीयर निकालेंगे ऐसा, और स्पीयर के अंदर क्या डाल देंगे, स्पीयर के अंदर रहेंगी कोऑर्डिनेशन स्पीयर। तो स्पीयर के अंदर सिर्फ क्या रहेगा, तो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगा। सेकेंडरी वैलेंसी अब बता दो कितने हैं, तो 5 सेकेंडरी वैलेंसी उसके किसके साथ है, NH3 के साथ, और एक किसके साथ है, Cl के साथ। तो देखो 5 सेकेंडरी वैलेंसी किसके साथ, NH3 के साथ, 5 सेकेंडरी वैलेंसी NH3 के साथ, 1 2 3 डॉटेड है, 4 5 और एक वैलेंसी किसके साथ है, Cl। अब देखो Cl के बारे में, Cl के बारे में थोड़ा दिक्कत है कि Cl के बारे में आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि डॉटेड भी है Cl और सॉलिड भी है Cl, क्योंकि Cl तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है लेकिन वो दो वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। दो कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई। अब सेकेंडरी वैलेंसी क्यू तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, प्राइमरी वैलेंसी क्यू तो वो Cl जो है वो कोबाल्ट को कैसे ज्वाइन है, तो कोबाल्ट के पास 3+ चार्ज है ना, तो Cl के पास माइनस चार्ज है, तो चार्ज के साथ भी खेल रहा है, मतलब क्या, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के भी कम कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई फिर CO की, तो 2+ हो जाएगी ना पूरा चार्ज इस कॉम्प्लेक्स का, तो 2+ चार्ज होगा तो Cl क्या करेगा, प्राइमरी भी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी भी करेगा। और बताओ ये बाहर के 2 Cl कैसे है, तो बाहर के 2 Cl कैसे दिखाने, सॉलिड लेके बाहर के 2 Cl कहीं भी दिखा दो, हो गया। तो ये जो 2 Cl है वो आयनाइज हो गए, इसलिए बाहर के 2 Cl आयनाइज हो गए, इसलिए आपको कितने मोल्स, आपको मतलब वो वेर्नर को कितने मोल्स ऑफ AgCl मिला था, 2 मोल्स ऑफ AgCl मिला था इस कंपाउंड में, ठीक है। अब अगर आगे जाएंगे तो आगे देखो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, NH3 4 टाइम्स, बीच में 2 Cl और बाहर 1 Cl। तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl मिले थे उसको, प्राइमरी वैलेंसी मतलब बाहर Cl एक ही था तो एक ही मोल ऑफ AgCl मिला था। अब इसको पिक्चरल फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये है, ठीक है, ये कोबाल्ट 3+, उसके बाद ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाले कंपाउंड, ब्रैकेट वाले कौन है, NH3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और वो कैसे बंधा है, सेकेंडरी वैलेंसी से, 4 टाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी, 4 टाइम्स सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और यहाँ पे ये है 1 2 3 4, 4 ही थे ना, तो लास्ट वाला कैंसिल, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 2 Cl, तो एक Cl दूसरा Cl। अब ये Cl के साथ डॉटेड भी और सॉलिड भी, डॉटेड भी और सॉलिड भी, और बाहर एक Cl पड़ा है जो क्या है, सिर्फ सॉलिड है, मतलब क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। और लास्ट वाला कंपाउंड कैसे था, देखो लास्ट वाला कंपाउंड एक्चुअली नेचर में ही ऐसे था, CONH3 कितने टाइम्स, तो 3 टाइम्स और Cl 3 टाइम्स, और बाहर कुछ नहीं था। बाहर क्यों कुछ नहीं था, अब ये बच्चे समझ नहीं क्या है आप कि 3+ चार्ज है ना कोबाल्ट के ऊपर, तो ये बीच वाले 2 Cl क्या करेंगे, 3+ को क्या बना देंगे, 2+, क्योंकि Cl के ऊपर क्या है, माइनस माइनस, तो 3+ 2 माइनस, तो ये क्या हुआ, एक माइनस बचा तो एक माइनस से एक प्लस बचा, तो एक प्लस सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये Cl कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे होगा, CO3+ ब्रैकेट, फिर से एक स्क्वायर ऐसा स्पीयर बना लो, फिर स्पीयर में कौन कौन रखना है, तो 3 NH3 रखना है, 3 NH3 और 3 क्या रखना है, Cl रखना है। तो 3 NH3 और 3 Cl, NH3 तो सिर्फ डॉटेड डॉटेड डॉटेड,
Cl के साथ डॉटेड बी और सॉलिड बी, डॉटेड बी और सॉलिड बी, डॉटेड बी और सॉलिड बी, लाइक दिस। तो यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ AgCl मिले थे उसको, तो नो ppt मिला था, नो ppt। ठीक है, अगर इतना समझ सकते हो तो कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ा देंगे। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल होता है, लिगेंड होता है, वेरनर थियरी ने क्या बोला, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी, और ये कोबाल्ट अमीन्स का स्टडी किया। तो वो कोबाल्ट अमीन कैसे रहते हैं ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, वो समझना है सब कुछ, फिर हम और आगे जाएंगे।